गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? क्या शुरू करना था आज? ओके, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक, तो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पहले हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग को ये समझना जरूरी है दैट व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस और उसका क्रिटिज्म, कम्युनिटेरियन क्रिटिज्म, ये आपके सिलेबस में जो है वो दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि न्याय क्या होता है। पहले समझते हैं व्हाट इज जस्टिस, न्याय का मतलब क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक, कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछिएगा। ओके, सो व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है। जब हम न्याय की बात करते हैं, जब हम जस्टिस की बात करते हैं, तो न्याय क्या होता है, जस्टिस। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस में या स्टेट के लिए, किसी भी राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्याय का, जस्टिस का। पॉलिटिकल साइंस में भी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जस्टिस को ही माना गया है। आप देखिए, प्लेटो का स्टेट, एरिस्टोटल का स्टेट, गांधी का राम राज्य, अंबेडकर का राज्य, मतलब किसी भी पॉलिटिकल फिलोसोफर को आप पढ़ ले, राइट फ्रॉम प्लेटो टू जॉन रॉल्स, सबके लिए जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट था। आप देखिए, प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था दैट वाज आल्सो बेस्ड अपॉन जस्टिस, वो भी एक जस्ट सोसाइटी, एक जस्टिस की बात करते हैं। एरिस्टोटल को आप देख लीजिए, वो भी जस्टिस की बात करते हैं। गांधी का राम राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन क्या है? दैट इज जस्टिस, है कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, गांधी राम राज्य की बात करते हैं। तो गांधी के राम राज्य का मतलब है एक ऐसा राज्य जहां सबको न्याय मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। राजा अपनी प्रजा के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अ रूलर विल बी लाइक गॉड राम, एक तरीके से ईश्वर भगवान राम की तरह एक एक इतना आदर्शवादी राजा होना चाहिए गांधी के राम राज्य में, जहां प्रजा के बीच में समानता हो, इक्वालिटी हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे, एक एथिकल, एक मॉरल स्टेट होगा। तो फिर वहां पर राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हर आदमी इतना एथिकल हो जाएगा, इतनी मोरालिटी वाला होगा, इतना फुल ऑफ मोरालिटी वाला होगा, तो गांधी कहते हैं स्टेट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए गांधी स्टेट लेस सोसाइटी की बात करते हैं, वो राज्य के खिलाफ है। वो राज्य को एक्सप्लॉयटेटिव मानते हैं, कहते हैं राज्य इज बेस्ड अपॉन वायलेंस, इसीलिए राज्य की आवश्यकता नहीं है। इंसान अपने अंदर इतना रिफॉर्म करे कि उसे कोई मॉनिटर या उसे कोई चेकर या स्टेट जैसी इंस्टीट्यूट की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए गांधी एंड्स और मीन्स की बात करते हैं, इसीलिए गांधी राम राज्य की बात करते हैं। अंबेडकर का स्टेट जस्टिस पर बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख लीजिए, हमारे प्रियम्बल में जस्टिस की बात की गई है, न्याय की बात की गई है। तो न्याय है क्या, व्हाट इज, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? तो न्याय क्या है, न्याय कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज जस्टिस? तो बहुत सिंपल है, न्याय को अगर आपको परिभाषित करना है, आपको डिफाइन करना है, तो व्हाट इज जस्टिस? तो देखो, कहते हैं जस्टिस इज फेयरनेस। जॉन रॉल्स ने कहा था न्याय जो है वो फेयरनेस है। फॉर जॉन रॉल्स जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू। लेकिन अगर हमको एक सिंपल सेंस में जस्टिस को डिफाइन करना है, भाई जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी न्याय तो देती है ना। दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था, कोई क्राइम हो गया, किसी का मर्डर हो गया, तो जब मर्डर हुआ तो कोई एक एक्यूज्ड होगा, कोई एक कल्प्रिट होगा, और कोई जो है विक्टिम होगा। तो उस विक्टिम के साथ आपको न्याय करना, कहा नहीं जाता है मुझे न्याय चाहिए। तो उस विक्टिम के साथ अगर आपको न्याय करना है या उसकी फैमिली के साथ आपको न्याय करना है, तो आप कुछ कंपनसेशन देंगे। यहाँ कंपनसेशन पैसे वाला नहीं है, यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल कंपनसेशन उसको दिया जाएगा, जिससे उसको लगे कि हाँ, उसके दुख को, उसकी तकलीफ को कुछ हद तक कम किया। तो हम न्याय कैसे करेंगे उसके साथ? हम उस पर्सन को पनिश करेंगे जो इन्वॉल्व था उसके मर्डर में। तो जो पर्सन एक्यूज्ड है, जो पर्सन कल्प्रिट है, जो क्रिमिनल है, आप उसको पनिश कर देते हैं। तो जस्ट पनिशिंग दैट एक्यूज, दैट क्रिमिनल इज कॉल्ड एज जस्टिस। नाउ यू हैव डन जस्टिस।
तो इंग्लिश में एक कहावत आपने सुनी होगी, कोटेशन, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला न्याय जो होता है वो अन्याय होता है। तो दरअसल न्याय एक ऐसी चीज है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसको आप कहते हैं मॉरली करेक्ट एक्शन इज नोन एज जस्टिस। तो व्हाट इज जस्टिस? तो कहा जाता है मॉरली करेक्ट एक्शन इज जस्टिस, ये कहा जाता है। ओके, न्याय। अब न्याय जैसे मान लो फॉर एग्जांपल घर में बच्चा रो रहा है, नहीं, छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं। अब मम्मी से जो है वो रो रो करके किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, पापा से आप रो रो करके घर में डिमांड कर रहे हैं। तो आप रो रहे हैं तो पापा ने क्या किया, आपकी उस बात को पूरा कर दिया। तो बात पूरी होगी तो आप खुश हो गए, तो आप कहेंगे मेरे साथ न्याय हो गया। भाई बहन में झगड़ा हो गया, पापा ने किसी को डांट दिया तो आप खुश हो गए, तो आप कहेंगे हाँ मेरे साथ न्याय हो गया। तो न्याय जो होता है वो एक एक्शन है दैट इज मॉरली करेक्ट। अब इसका यहाँ मतलब ये नहीं है कि आप घर में रो रहे हैं, आप चिल्ला चिल्ला करके एकदम अपने घर को आसमान पे उठा लिया है, तो पापा आपकी या मम्मी आपकी हर गलत डिमांड को पूरा नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? आप खूब रो रहे हैं कि मुझे ये शराब पीना है, मुझे ड्रग्स चाहिए, आप इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो क्या पापा क्या मम्मी आपको ड्रग्स सप्लाई करने लग जाएंगे, शराब देने लग जाएंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो एथिकली मॉरली करेक्ट एक्शन नहीं होगा। तो जस्टिस इज फेयरनेस, जस्टिस इज राइटनेस, एंड जस्टिस इज दैट एक्शन विच इज मॉरली करेक्ट। ये है जस्टिस की परिभाषा, ये है न्याय। बात समझे? जब हम जस्टिस को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो हम कहते हैं जो जस्टिस होता है, जो आपका न्याय है, ये दरअसल दो तरह से होता है। एक जस्टिस, वन पार्ट ऑफ जस्टिस या वन टाइप ऑफ जस्टिस इज नोन एज प्रोसीजरल जस्टिस, कहते हैं प्रोसीजरल जस्टिस। और एक होता है जिसको कहा जाता है सब्सटैंटिव जस्टिस। ओके, तो ये प्रोसीजरल जस्टिस क्या है, सब्सटैंटिव जस्टिस क्या है भाई? तो प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोसेस, किसी प्रक्रिया के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोसेस आप जस्टिस देने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप एक ऐसी प्रक्रिया बनाते हैं जिससे हम चीजों का डिवीजन कर सके, समझे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस कर सके। तो पॉलिटिकल साइंस में जब हम लोग जस्टिस पढ़ते हैं, तो इन पॉलिटिकल साइंस जस्टिस इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की है, कि कैसे संसाधनों का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। बात समझ रहे? गांधी के राम राज्य में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की ही बात है। कोई अनटचेबिलिटी नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अवसर मिलेगा। आपके रिजर्वेशन, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए रिजर्वेशन का टॉपिक है, रिजर्वेशन दिया जाता है। तो जो भारत में रिजर्वेशन है वो भी सोशल जस्टिस के लिए है, सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए आरक्षण लाया गया। तो सामाजिक न्याय की स्थापना मतलब क्या? कि समाज में जो लोग पीछे रह गए थे, जो सोसाइटी में जो कास्ट पीछे रह गई रेस में, डेवलपमेंट में, जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, गवर्नमेंट उनको एफर्मेटिव एक्शन के थ्रू थोड़ा पुश करेगी, थोड़ा सा आगे लाएगी। तो उनके लिए हमने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट रखा जिससे उनके साथ न्याय किया जा सके। बात समझ रहे हैं आप? तो ये सोशल जस्टिस है, इसके लिए रिजर्वेशन लाया गया। तो एक प्रोसेस हमने बना दिया भाई, हम कैसे आपको न्याय देंगे। तो प्रोसीजरल जस्टिस में हम एक जस्ट प्रोसेस की, एक जस्ट प्रोसीजर की बात करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोसीजरल जस्टिस। जब हम सब्सटैंटिव जस्टिस की बात करते हैं, तो सब्सटैंटिव जस्टिस में वी डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू प्रोसेस। यहां प्रोसेस को महत्व नहीं दिया जाता, यहां इंपॉर्टेंस दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन को, दैट व्हाट रिसोर्सेज आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन कौन से संसाधन जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। समझ रहे हैं? कौन कौन से संसाधनों को आप डिवाइड कर रहे हैं। प्रोसेस नॉट इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट। आप देखिए देश के अंदर, भारत के अंदर संसाधनों की लड़ाई है। बात समझ रहे हैं आप? जब आप नक्सलिज्म पढ़ते हैं कि कैसे देश के अंदर नक्सलिज्म इरप्ट हुआ, राइज ऑफ नक्सलिज्म, तो आप देखते हैं जल जंगल जमीन, वहां पे भी संसाधन आ गया। इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, फंडामेंटल राइट्स में आपको अधिकार दिया गया है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्टेट से कहा गया दैट स्टेट विल इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। प्रियम्बल में जस्टिस की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, समझ रहे हैं आप, इसीलिए जिससे कि समाज में हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को बना सके। अभी बात समझे आप? तो इसी वजह से जस्टिस जो हो गया वो इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव। अब जब हम रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ते हैं तो जॉन रॉल्स 20th सेंचुरी के बहुत बड़े फिलोसफर माने जाते हैं, 20वीं शताब्दी के। ओके, अमेरिका के थे, अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ये, और इन्होंने जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट दिया है उस कॉन्सेप्ट को आप देखें, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको इम्प्लीमेंट किया गया, आपके संविधान में भी जॉन रॉल्स के थ्योरी से जस्टिस से बहुत कुछ लिया गया। तो जब जॉन रॉल्स से पूछा गया, या जॉन रॉल्स जब बताते हैं न्याय क्या है, व्हाट इज जस्टिस, तो फॉर रॉल्स जस्टिस इज फर्स्ट वर्च्यू। फॉर रॉल्स जस्टिस इज फेयरनेस, ये कोटेशन एग्जाम में आता है, जस्टिस इज फेयरनेस। अब जस्टिस इज फेयरनेस का मतलब क्या है? तो जस्टिस इज फेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट है रॉल्स का, वो बेस्ड करता है कई चीजों पर। तो बेस्ड किसकी चीजों पे करता है? तो जैसे जब रॉल्स कहते हैं जस्टिस इज फेयरनेस, तो इसका मतलब है हमें एक सभ्य समाज बनाना है, एक जस्ट सोसाइटी, सभ्य समाज। ओके, जस्ट सोसाइटी, क्योंकि समाज में देयर आर नंबर ऑफ वर्च्यूज, कई क्वालिटीज, कई वर्च्यूज सोसाइटी में पाई जाती हैं। रॉल्स कहते हैं जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू। फॉर रॉल्स जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू। कई वर्च्यू हैं समाज में, कई क्वालिटीज पाई जाएंगी, ट्रुथ, सत्य है, काइंडनेस है, बहुत सारी सोसाइटी में आपको क्वालिटीज मिलेंगी। लेकिन उन सारी क्वालिटीज में सबसे पहला क्या है? दैट इज द जस्टिस। क्लियर? तो अब जब आप कहते हैं, जब रॉल्स कहते हैं कि जस्टिस इज फर्स्ट वर्च्यू, तो एक क्वेश्चन यहां पहले आप ये समझ लीजिए, रॉल्स ने न्याय का कॉन्सेप्ट क्यों दिया? उन्होंने न्याय पर इतनी बातें क्यों बोली? क्योंकि सोसाइटी में इनइक्वालिटी पाई जाती है, हम सब समझते हैं भाई। एक वर्ग ऐसा होता है समाज में जो बहुत अमीर है, एक वर्ग ऐसा है जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो देयर इज अ ह्यूज गैप इन, एक इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, है कि नहीं? चाहे वो अमेरिकन सोसाइटी है, चाहे इंडियन सोसाइटी, चाहे कोई सोसाइटी है। तो ऑटोमेटिकली इस गैप को कैसे कम करेंगे आप? ये गैप तब कम होगा जब आप रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर करेंगे। तो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, या इसका करना ही न्याय है। तो संसाधनों का जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, एंड दैट प्रोसेस शुड बी फेयर, जिससे सबको सब कुछ मिले, और वहीं से फिर आप इस गैप को, इस इनइक्वालिटी को दूर कर पाएंगे। तो जॉन रॉल्स जो थे, वो देखिए जॉन लॉक के वर्ड से बहुत इंस्पायर्ड थे, समझ रहे हैं, कांट से बहुत इंस्पायर्ड थे, ह्यूम से बहुत इंस्पायर्ड थे। तो इसी वजह से जॉन रॉल्स जो हैं वो इस इनइक्वालिटी को दूर करने पर अपना विचार दे रहे हैं, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं। तो रॉल्स कहते हैं समाज में बहुत सारी वर्च्यूज पाई जाती हैं, बट मेरे लिए जो पहला वर्च्यू है वो जस्टिस है। तो जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू। ओके, अब रॉल्स आगे बताते हैं कि जस्टिस का मतलब ये है दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। ओके, लेकिन यहाँ रिसोर्स को रॉल्स अपने जस्टिस के कॉन्सेप्ट में रिसोर्स को भी 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक को वो कहते हैं प्राइमरी गुड्स, एक को कहते हैं सेकेंडरी गुड्स। ओके, ये जो प्राइमरी गुड्स है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। अब ये प्राइमरी गुड्स क्या है? यहाँ इकोनॉमी वाला प्राइमरी गुड्स नहीं है कि प्राइमरी गुड और सेकेंडरी गुड। यहाँ प्राइमरी गुड्स का मतलब है जैसे लिबर्टी, समझ रहे हैं, जैसे डिग्निटी, जैसे इनकम, जैसे वेल्थ। इन प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ठीक होगा तो आदमी अपने लाइफ में सेकेंडरी गुड जो है वो अचीव कर सकता है। सेकेंडरी गुड क्या है? तो रॉल्स कहते हैं सेकेंडरी गुड इज अ गोल। लाइफ में जो आप बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। सो टू अचीव सेकेंडरी गुड्स इन योर लाइफ,
प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। यही प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में बराबर नहीं होता, इसीलिए समाज जस्ट नहीं है, समाज में इनइक्वालिटी है। अब क्वेश्चन उठता है कि इन प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बराबर किया जाए, हाउ वी शुड इंश्योर दैट प्राइमरी गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो जॉन रॉल्स कहते हैं यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोसेस, उसी का तो प्रोसीजर ढूंढना है, एंड द करेक्ट प्रोसेस टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइमरी गुड्स इज जस्टिस। यही प्राइमरी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्रोसेस है वो जस्टिस है फॉर जॉन रॉल्स। क्या तक क्लियर हुआ, समझ में आया? अब मैं आगे बढ़ूं। अब आप देखिए, अगर आप जॉन रॉल्स को आगे स्टडी करेंगे तो जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो कहते हैं कि इस प्रक्रिया को कैसे निकाला जाए, हाउ टू फ्रेम अ करेक्ट प्रोसीजर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स। तो कहते हैं कि मेरी भी थ्योरी ऑफ जस्टिस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सामाजिक अनुबंध। हम लोगों ने सामाजिक अनुबंध कहाँ डिस्कस किया था? हॉब्स में, लॉक में, याद आ रहा है? रूसो का भी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहां पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो हॉब्स और लॉक जैसा नहीं है। रॉल्स कहते हैं मेरा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो ऐसा है कि एक ये पर्दा है जिसको उन्होंने कहा वेल ऑफ इग्नोरेंस, इसको वेल ऑफ इग्नोरेंस उन्होंने नाम दिया है, अज्ञानता का पर्दा। और जब आपको सही प्रक्रिया निकालनी है तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा। इस स्टार्टिंग पॉइंट को वो ओरिजिनल पॉइंट कहते हैं। कहते हैं सही प्रक्रिया निकालनी है ना समाज में प्राइमरी गुड्स के डिवीजन के लिए, तो आइए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिनल पॉइंट, फ्रॉम स्क्रैचेस। तो वो क्या करते हैं, जैसे हॉब्स के कॉन्टेक्ट में या जब हम लोग लॉक पढ़ रहे थे या हॉब्स पढ़ रहे थे, तो हॉब्स और लॉक में हम लोगों ने पढ़ा ना स्टेट ऑफ नेचर, राज्य कैसे बना। तो हॉब्स या लॉक क्या कहते हैं कि एक स्टेट ऑफ नेचर था जहाँ पर लोग थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर राज्य का निर्माण किया, यही तो था ना। यहाँ पर लॉक भी यही कह रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से, लेकिन वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हॉब्स जैसा नहीं है। तो हॉब्स के लिए इंसान बहुत खराब है, लॉक के लिए इंसान रैशनल है, वो अपना अच्छा बुरा जानता है, उसको पता है कि समाज में जब शांति होगी, व्हेन देयर इज पीस, व्हेन देयर विल बी स्टेबिलिटी, तभी आप अपने एम्स को अचीव कर पाएंगे, तभी आप सेकेंडरी गुड्स को अचीव कर पाएंगे। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा चीज़ों का, तभी आपको लाइफ में वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि सभी लोग ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएं। जैसे मान लीजिए ये सब लोग हैं इंसान, ठीक है, ये सारे लोग हैं। अब ये सब लोग ओरिजिनल पोजीशन में आ गए, मतलब पर्दे के पीछे आ गए। ये है पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस जिसे कहते हैं। अब सब लोग पर्दे के पीछे हैं, तो पर्दे के पीछे का मतलब ये है कि इनमें से किसी को नहीं पता कि ये आगे कैसा समाज होगा, आगे चल कर के किस में कौन सी क्वालिटीज आएंगी, कौन सी स्किल आगे सोसाइटी में वैल्यूड होगी, कौन सी नहीं होगी, इनमें से कौन आगे चल के कौन सा जन्म लेगा, किस कास्ट में होगा, किस फैमिली में होगा, किस सोसाइटी में होगा, नोबडी नोज। ये किसी को नहीं पता है। अपने जेंडर के बारे में, अपने कास्ट के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने स्टेटस के बारे में ये सब अनअवेयर होंगे, क्योंकि इनके आगे ये पर्दा है। जब ये पर्दा उठेगा तब इनको असलियत पता चलेगी कि अच्छा पर्दे के पीछे हम ये थे, पर्दे के आगे हम ये हो गए। तो जब ये लोग पर्दे के पीछे होंगे और जब अब यहां पर जब ये लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपना अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद अब जो प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे वो जस्ट होंगे, क्योंकि इनको नहीं मालूम कि ये इस सोसाइटी में किस फैमिली में, किस कास्ट में, किस क्वालिटीज के साथ पैदा होंगे। तो हो सकता है जिस क्वालिटी की ये बात कर रहे हैं, जिस चीज की बात कर रहे हैं, वो इनको ना मिले, किसी और को मिल जाए। समझ रहे हैं आप? तो इसी वजह से अब ये लोग एक फेयर सोसाइटी, एक फेयर प्रोसीजर की बात करेंगे, क्योंकि वो इनके ऊपर भी नेगेटिव हो सकता है अगर यहां पर लोगों ने उस तरीके की बात की। इसी को उन्होंने कहा ओरिजिनल पोजीशन, यही वेल ऑफ इग्नोरेंस है जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस में। अब यहां से जो चीज निकल के आएगी वो जस्ट होगी,
क्लियर, बात समझ में आ गया। वेल ऑफ इग्नोरेंस पे शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जॉन रॉल्स अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में 3 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, थ्री प्रिंसिपल। पहला, फर्स्ट इज लिबर्टी, सेकेंड इज इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड थर्ड इज डिफरेंस प्रिंसिपल। ठीक, और वो इसको एक सीक्वेंस में रखने की बात करते हैं, कहते हैं ये सीक्वेंस में होना चाहिए। मतलब इसको उन्होंने वर्ड दे दिया लेक्सिकल ऑर्डर, इसे लेक्सिकल ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, इस लेक्सिकल ऑर्डर में पहली लिबर्टी आएगी, स्वतंत्रता। रॉल्स के लिए लिबर्टी टू ऑल बहुत इंपॉर्टेंट, लिबर्टी शुड कम फर्स्ट, पहली लिबर्टी, फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी और फिर डिफरेंस प्रिंसिपल। इसका मतलब समाज में सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। क्लियर है, फ्रीडम, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ चॉइस, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब होता है समाज में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है। रॉल्स कहते हैं कि जो ये डिफरेंस प्रिंसिपल है, जो समाज में इनइक्वालिटी, ये तब जस्टिफाइड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रॉल्स कहते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल ये तब जस्टिफाइड है, मतलब ये तब ठीक है जो समाज में असमानता है। जैसे कोई अमीर है और कोई गरीब है, वो ये कहते हैं कि ये ठीक है, ये तब ठीक होगा, ये तब जस्टिफाइड होगा जब अमीर की जो प्रॉपर्टी है या अमीर की जो वेल्थ, अमीर की जो इनकम है, उसका यूज लीस्ट एडवांटेज्ड पर्सन के वेलफेयर के लिए किया जाए। लीस्ट एडवांटेज, याद रखिएगा, लीस्ट एडवांटेज्ड पर्सन के लिए जब अमीर का इस्तेमाल हो सके तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल जस्टिफाइड है, ठीक है। अब ये कैसे होगा? तो वो कहते हैं कि स्टेट इस रिच पर्सन के ऊपर टैक्स लगाएगा, टैक्स से जो पैसा आएगा वो गरीबों के लिए स्कीम शुरू करेंगे वेलफेयर के लिए। इसीलिए रॉल्स टैक्स को सपोर्ट करते हैं, वो भी प्रोग्रेसिव टैक्स को, याद रखिएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे भारत में इनकम टैक्स, तो अमीर जो आदमी है उससे हम थोड़ा सा ले लें और गरीबों के वेलफेयर पे लिए खर्च कर दें, तब तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल ठीक है, समाज में जो भेदभाव है वो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो इसी डिफरेंस प्रिंसिपल को तो सही करना है। ये जो गैप है अमीरों और गरीबों के बीच में, ये जो इनइक्वालिटी है, ये तो सही करना है। ये कैसे सही होगा? अमीरों पे आप टैक्स लगाइए, उनसे आप लीजिए, गरीबों को आप दीजिए, गरीबों के लिए वेलफेयर करिए, गरीबों को रिसोर्स डिवाइड करिए, बांटिए, तब ठीक होगा। इसीलिए वो 3 प्रिंसिपल्स की जब बात करते हैं तो वो 3 चीज़ों की बात करते हैं, लिबर्टी, इक्वल अपॉर्चुनिटी और डिफरेंस प्रिंसिपल, और ये लेक्सिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो रॉल्स के लिए जस्टिस क्या है? फेयर है, फर्स्ट वर्च्यू है। जब रॉल्स जस्टिस को फेयर कहते हैं, फेयरनेस कहते हैं या फर्स्ट वर्च्यू कहते हैं, इसका मतलब है कि इंसान के लिए न्याय बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं? न्याय के बिना कुछ नहीं होगा। और न्याय क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में कौन सा? प्राइमरी गुड्स का, जिससे आप सेकेंडरी गुड्स को अचीव कर सकिए। सेकेंडरी गुड्स क्या है? आपका गोल, आपका पर्पस लाइफ का। इसके लिए जो समाज में असमानता, उसको सही करने के लिए आइए चलिए पर्दे के पीछे, वेल ऑफ इग्नोरेंस में, वहां से शुरुआत करते हैं। और सब लोग अज्ञानी हैं, दे ऑल आर इक्वल उस समय, एंड दे डोंट नो अबाउट देमसेल्फ, किसी को कुछ नहीं पता। समझ रहे हैं? अब वहां से जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो फेयर बनेंगे, और इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबके पास लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी में जॉन रॉल्स कहते हैं कि देखिए, सोसाइटी में जो सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, समाज में जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ये तब जस्टिफाइड है, ये तब जस्ट है जब लोगों को फ्रीडम हो, जब लोगों को फ्रीडम हो। किसकी? फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनने की, फ्रीडम ऑफ चॉइस। जैसे मान लो ए है, मान लो कोई बी है, ए ने चुना क्या? ए ने चुना कि मुझे डॉक्टर बनना है, ओके, मुझे डॉक्टर बनना है। बी ने चुना कि मुझे एक्टर बनना है, ठीक। ये दोनों का अपनी अपनी चयन थी, अपनी अपनी चॉइस थी। अब ए डॉक्टर बन गया,
एक डॉक्टर बना, ये सालाना एनुअली मान लेते 1 करोड़ रुपया अर्न कर रहा, ये बी एक्टर बन गया और मान लीजिए ये एनुअली जो है वो 1000 करोड़ रुपया अर्न कर रहा, तो देयर इज अ डिफरेंस ना। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस थी। ये सही है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, जिसको आप लिबर्टी कह रहे हैं, जो जॉन रॉल्स कहते हैं लिबर्टी होनी चाहिए सबके पास, वो चीज है, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं ये सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अनजस्टिफाइड होगा जब, ये अनजस्टिफाइड होगा जब दो पर्सन्स के बीच में, जब दो पर्सन्स के बीच में सर्कमस्टांसेस डिफरेंस होंगे, स्थितियां, परिस्थितियों में अंतर होगा। अब परिस्थितियों में अंतर का मतलब क्या होता है? परिस्थितियों का मतलब हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई नेचुरल सर्कमस्टांसेस हैं जो ईश्वरीय देन है, जिस पे आपका कोई बस नहीं। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई अमीर घर में पैदा हो गया, कोई गरीब के घर में पैदा हुआ, तो जो अमीर के घर में पैदा हुआ है वो लाइफ में जल्दी सेटल हो जाएगा, वो लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, और जो गरीब घर में पैदा हुआ है वो उतनी तेज़ी से अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये अगर डिफरेंस है इस तरीके का, वो अनजस्टिफाइड है। कोई पैदा हुआ भाई, उसका आईक्यू लेवल बहुत तेज था, वो बहुत स्मार्ट था, बहुत इंटेलिजेंट था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन जैसा था, और कोई पैदा हुआ तो बाय बर्थ वो डिसेबल्ड है, तो ये भी डिफरेंस है। ये ऐसा अगर कोई डिफरेंस है तो वो अनजस्टिफाइड है। अब इसी को सही करने के लिए वो प्रोसेस की बात करते हैं, इसी को सही करने के लिए वो प्रोसेस की बात करते हैं। इसी प्रोसेस को लाना, ढूंढना, ये आप फेयर प्रोसेस आप ढूंढ लें अगर, तो उसी को वो कहते हैं कि ये समाज में जस्टिस हो जाए। ये रॉल्स की थ्योरी है जस्टिस। तो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का मतलब है जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू, जस्टिस इज फेयरनेस। और रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का आप देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपके संविधान में भी। भाई देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी पर्दे के पीछे आ गए थे आज़ादी के बाद, और पर्दे के पीछे आके संवैधानिक सभा में सब लोग बैठे, वहाँ डिस्कशन हुआ, एक प्रोसेस फाइंड आउट करने की कोशिश की गई कि कैसे हम एक जस्ट देश, एक जस्ट समाज बनाए आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसीलिए रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आया। तो चलो फिर आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक फिर उठाएंगे, ठीक है। चलिए फिर, ओके, थैंक यू।